इस खास एपिसोड में दो लोग जुड़ने वाले हैं। ये इस वक्त मैं आईसीसी एकेडमी में हूँ। मैं वहां बैठा हूँ जहां से पूरी दुनिया का क्रिकेट चलता है। ये वाला जो भारत पाकिस्तान मुकाबला था, मुझे मानना पड़ेगा कि मैं एक हद तक थोड़ा नर्वस था, और इसके पीछे कारण भी है। रिजवान को ड्रॉप किया, फिर बाबर आजम को ड्रॉप किया। सिमिलरली आई थिंक इट इज टाइम फॉर आफरीदी ऑल्सो, क्योंकि उनकी बॉलिंग में ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो विकेट ले पाएंगे। मैं ये जरूर मानता हूँ कि शुरुआत इंडिया ने करी थी। जब जो पाकिस्तान कर रहा है, जो 6-0 कर रहा है, या वो हारिस राव ऐसे प्लेन उड़ा रहे हैं, शायद ज्यादा फरहान मद्दू के 21-47 बना रहे, जो भी है, देखिए वो इंटेंशन देखें और भारतीय खिलाड़ियों के इंटेंशन देखें। मुझे लगता है यहाँ पे जो एजुकेशन है, जो क्लास है, जो अपब्रिंगिंग है, इसका आपको साफ तौर पर पता चलता है। आप लोगों को पाकिस्तानी अगर कोई देख रहे हैं, आप लोगों को उल्लू बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, जो नेता अक्सर करते हैं, ताकि आप असली सवाल ना पूछे, ताकि आप ये सवाल ना पूछे कि भाई आपकी टीम की क्वालिटी ये लेवल की क्यों है। पाकिस्तान के बारे में बताएं तो उनका फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है जितना हमारा है, और मेरे को जितना पता है बांग्लादेश का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। अब भारत को श्रीलंका और बांग्लादेश से खेलना है। क्या पिच वगैरह में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं? पिछले साल हम जब श्रीलंका के टूर पे गए थे, है ना, तो श्रीलंका ने हमें सरप्राइज किया था। ओडीआई सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि ये फॉर्मेट अलग है, लेकिन श्रीलंका की टीम भी काफ़ी बैलेंस्ड नज़र आ रही है। अच्छी टीम बनती हुई दिख रही है। क्या चौंका सकती है हमें श्रीलंका की टीम भारत के साथ फाइनल में? क्या पाकिस्तान को एक बार फिर से देख रहे हैं आप, या फिर श्रीलंका या बांग्लादेश भी वहां पे हैं अभी रेस में? यार, ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है इन तीनों टीमों के बीच। बल्ला बोल। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। मेरा नाम है कुमार केशव, और आज हमारे साथ दोस्तों इस खास एपिसोड में दो लोग जुड़ने वाले हैं। एक तो वही हैं जो हमारे साथ अक्सर होते हैं, निखिल नाज, जो दुबई पहुंच गए हैं, और बड़ा खूबसूरत नज़ारा है जहां वो रुके हुए हैं, वहीं से बैठ के वो हमारे से कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे। इसके अलावा प्रियांक पांचाल, क्रिकेटर रह चुके हैं, पहले उनके साथ हमने एक बार पॉडकास्ट भी की है। उनके कुछ ट्वीट्स वायरल हुए हैं पाकिस्तान मैच के बाद, तो वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो दो टुकड़ों में ये पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड किया है, और शुरू करते हैं निखिल भाई के साथ। हमारे साथ निखिल सर जुड़ चुके हैं दुबई से, और काफ़ी हरियाली है। निखिल सर की टी शर्ट भी हरी हरी है, उनके पीछे जो हरियाली दिख रही है वो मेरा ध्यान खींच रही है। सर, पहले हमारे लिसनर्स तो बता नहीं सकते, व्यूअर्स को बताइए एटलीस्ट। हम्म नहीं, लिसनर्स को थोड़ा बहुत बता दूंगा और व्यूअर्स को दिखा दूंगा। देखिए, ये इस वक्त मैं आईसीसी एकेडमी में हूँ। मैं वहां बैठा हूँ जहां से पूरी दुनिया का क्रिकेट चलता है। तो दुनियाई क्रिकेट यहाँ से चलता है। ये स्पोर्ट्स सिटी है, दुबई का एरिया, इसलिए ढेर सारे आपको स्पोर्टिंग अरीनाज देखने को मिलेंगे। ये फुटबॉल ग्राउंड है एक, वहाँ एक मेरी बाईं तरफ एक फुटबॉल ग्राउंड है, जिसने कल मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया, इसलिए मैं आज से लेट भी जुड़ा हूँ। पूरी रात यहाँ पे गरबा डांडिया का प्रोग्राम चला है, पूरी रात, मतलब पूरी रात, ओहो। मतलब सुबह के 3-3:30 बजे तक म्यूजिक इतनी तेज मेरे कमरे में आ रहा था। सो नहीं पाया हूँ ठीक से, क्योंकि नवरात्रि शुरू हो गए आपको पता है, तो उसका फंक्शन था। वो भी एक फुटबॉल ग्राउंड ही है बगल में, तो उन्होंने, जैसे अच्छा। हमारे इंडिया में होता है ना, आप भाड़े पे ले लेते हैं, है ना, हम्म। कोई मैदान, और फिर करते हैं फंक्शन, तो वहां पे वो चला है पूरी रात। और जो ग्राउंड है, जो मेन, वो अगर आप ये बिल्डिंग्स देखें मेरे पीछे, ये जो दो बिल्डिंग है ना, एक छोटी और एक लंबी, इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच ये जो आपको सफेद सा दिख रहा है, ये ग्राउंड है। ये दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, उसकी छत है जो आपको अक्सर दिखती है से कर्व करते हुए। तो वो ग्राउंड वॉकिंग डिस्टेंस है। आईसीसी का जो दफ्तर है, जहां से मैंने आपको कहा है, वो मैं जिस बिल्डिंग में, बगल वाली बिल्डिंग, मतलब रोड है, रोड के उस तरफ आईसीसी का दफ्तर है। तो वहां पे ऑब्वियसली जय शाह साहब जो है, उनका दफ्तर है, या बाकी आईसीसी के कर्मचारी जो हैं वो सब वहीं बैठते हैं। यहीं से चलता है इंटरनेशनल क्रिकेट। तो एकदम जो हब ऑफ क्रिकेट है, वहां पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। जबरदस्त, एकदम बढ़िया व्यू हम्म। आ रहा है वहां से। और आपने जब कहा ना कि रात भर सो नहीं पाया फुटबॉल ग्राउंड, तो मुझे लगा कहीं फुटबॉल का मैच हो रहा था, आप खेलने तो नहीं निकल गए उधर? नहीं, मैं नहीं निकला, पर मेरा मन इतना कर रहा है। मेरी यहाँ आने का एक बड़ा नुकसान होता है, मेरे जो हफ्ते के 2 दिन फुटबॉल होते हैं वो मिस हो जाते हैं। मुझे उसका बड़ा दुख होता है। मेरा कई बार बीच में मन करता है, क्योंकि यहाँ पे ये दो फुटबॉल ग्राउंड है, उस तरफ भी थोड़े फुटबॉल ग्राउंड है, जहाँ पे वो, ये तो चलिए टीमों के हैं, जो यहाँ के क्लब्स हैं, पर वो ग्राउंड वो है जो 7-8 है, छोटे छोटे नहीं होते, जो जैसे आपने दिल्ली में भी देखे, वो रेंट कर सकते हैं टर्फ और खेलने के लिए, यस वैसे यस। हैं। तो कई लोग आ रहे होते हैं काम के बाद, या ग्रुप होता है जैसे खेलने, शाम मेरा मन करता है वहां चले जाऊं, पर मैं अपने बूट्स नहीं लेके आया हूँ।
हम्म। तो और फिर अभी यहाँ टाइम निकालना, आपके साथ रिकॉर्डिंग करना, स्पोर्ट्स तक के साथ, स्पोर्ट्स टुडे के साथ, आज टीवी तक के के लिए, साथ, इंडिया टुडे इंडिया के टुडे के साथ, साथ। सबके साथ, और फिर कुछ रिकॉर्डिंग हम करते हैं वो फिर दोबारा भी करनी पड़ती है, तो क्या होता है उससे काम हमारा जो है वो बहुत बढ़ जाता ये राज है। राज ही रहे तो बेहतर है। हाँ हाँ हाँ। तो नहीं, मैंने सिर्फ कहा कुछ क्रिकेटर ऐसे कई बार हो जाता है। हो जाती है। तो क्रिकेटर्स हम्म, ही सिर्फ ऑलराउंडर नहीं होते हैं, हम जर्नलिस्ट भी ऑलराउंडर होते हैं, और देखें किस तरीके से हाँ 360 डिग्री हमारा भी काम होता है, ये निखिल सर बता रहे हैं हमें। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हम्म चलिए मैच पे आते हैं सर। बहुत जबरदस्त जीत हुई भारत हम्म। की, है ना। पाकिस्तान को एक तरीके से एक तरफा ही रहा मुकाबला। लास्ट में आकर के थोड़ा सा स्लो हो गया मैच, है ना। कुछ विकेट गिर गई और स्लो हो गया, वरना तो मैच तो पहले 10 10 ओवर में ही, मतलब सेकेंड इनिंग के पहले 10 ओवर में फिनिश हो गया था। हाँ मतलब देखिए, इस बार पाकिस्तान ने थोड़ा अच्छा तो खेला, आपको मानना पड़ेगा। एक समय ऐसा था जब आपको लग रहा था कि भाई शायद मुश्किल आ सकती है, आखिर में जाके इंडिया ने बड़े आराम से जीत लिया, वो अलग बात है। पर जब आपसे 171 रन आपने बनवा दिए तो लगा यार क्या इस वक्त, हाँ हालांकि तब भी मुझे लगा कि पाकिस्तान जिस स्थिति में एक समय था, करीब उनको 190 तो लगाने ही चाहिए थे। वहां पे एक अच्छी गेंदबाजी भी की, एक वो स्पेल था। और देखिए, हम बैटिंग के बारे में बात करेंगे भी, अभिषेक शर्मा, लेकिन मुझे लगता है एक स्पेल था जिसको हम भूल रहे हैं। वो 11 से 17वें ओवर था, वो जो 6 ओवर का स्पेल था, भारत ने सिर्फ शायद 38 रन दिए और 3 विकेट चटकाए। वो एक जो 6 ओवर का स्पेल था ना, उसने भी गेम को काफी पलट दिया, क्योंकि 190 होता तो फिर मुकाबला थोड़ा अलग होता। हालांकि मुझे फिर भी लगता है ये इंडियन टीम उसको चेज कर जाती, बट और आपकी थोड़ी सी कठिनाई बढ़ जाती। लेकिन एक समय जरूर लगा कि 171 बनाए हैं, परेशानी डाल सकते हैं, लेकिन फिर अभिषेक शर्मा ने जैसे बैटिंग की। लेकिन मैं आपको वही बता रहा था कि भाई पहली बार मुझे भी प्रेशर थोड़ा बहुत महसूस हुआ है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं, क्योंकि इतने साल से अब जब क्रिकेट कवर करते हो ना, आप थोड़े इम्यून हो जाते हो। जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर ऑपरेशन करके कोई चीज निकाल के कुछ बाहर करके वो इतना घबराता नहीं है ना। आपको पता है, जैसे आप और हम, जो भी अगर ऑपरेशन करना हो, किसी का गुर्दा निकालना हो, हाथ कांप जाए, वो उसके लिए रूटीन मैटर हो जाता है। वैसे कुछ हद तक मेरे साथ हो गया 20-22 साल से, क्योंकि मैं क्रिकेट कवर कर रहा हूँ। तो ठीक है, आप चाहते हो एज एन इंडिया इंडिया मैच जीते, बट थोड़ा सा आप इमोशनलेस होते हो। आप मैच को एकदम मैच की तरह देखते हो, क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, टेक्निकली क्या सही किया, टैक्टिकली क्या गलत किया, ये सब चीजों पे आप ध्यान देते हो। पर ये वाला जो भारत पाकिस्तान मुकाबला था, मुझे मानना पड़ेगा कि मैं एक हद तक थोड़ा नर्वस था, और इसके पीछे कारण भी है। आई थिंक इससे पहले जो बिल्डअप हुआ, काफी जो विवाद खड़े हुए, जिस तरह का पॉलिटिकल रेफरेंसेस हुई, वो सब देखते हुए वो थोड़ा बहुत दबाव, अगर आप यहाँ मौजूद हो तो आप पे आ ही जाता है। तो जब 171 लग गए, मैं डिनर वैसे अक्सर जल्दी कर लेता हूँ, मैंने डिनर खत्म कर लिया था फर्स्ट इनिंग से पहले ही। फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं खाता, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के लिए। तो फिर अगले दिन सीधा लंच करता हूँ। तो ये मतलब मेरा एक रूटीन है, मैं इसको तोड़ता नहीं हूँ, कुछ भी हो जाए मैं इसको तोड़ता नहीं हूँ, चाहे कोई भी स्थिति हो। तो वो मिड इनिंग मैंने शो किया गावस्कर साहब के साथ, और टेंशन में था थोड़ा बहुत, तो मैं आया मैच देखने, और नर्वसनेस थी कि भैया एक दो विकेट शुरू में गिर गया ना, फिर आप फंस गए। फिर मुझे पता था कि जिस तरह का माहौल बनेगा, जिस तरह की बातें होंगी, और जिस तरह की सेलिब्रेशन हो रही थी, थोड़ी तो आपको जिल्लत सहनी पड़ेगी, चाहे वो पाकिस्तानी पत्रकार हो या उनके फैंस बाहर जो मिलेंगे जब आप उनसे बात करोगे। तो तो नर्वसनेस थी। लेकिन फिर जब वो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने वो पावर प्ले निकाल दिया ना, 6 ओवरों का, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं इतना रिलीफ फील करा ना मैंने। जो आप किसी चीज को एकदम कोई बड़ी सी एक आपके सामने आपदा है या कोई कठिनाई है, तो जब वो आप उसको पार पाते हो, आप एकदम अच्छा फील करते हो, अपने आप को एक ट्रीट देना चाहते हो ना। जब आप एग्जाम खत्म करते हो, एक ट्रीट देते हो अपने आप को। तो यार मैंने कहा चलो 6 ओवर निकल गया, अब अच्छा है, तो अब क्या ट्रीट दी जाए। तो मैं गया वापस डाइनिंग रूम में, और मैं मीठा नहीं खाता हूँ वैसे, डेजर्ट अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मैं बड़ी जल्दी वेट पुट ऑन कर लेता हूँ। तो मीठा वहाँ था, और काफी किस्म के डेजर्ट्स वहाँ मौजूद थे, 7-8 वैरायटी, जैसे शादी में लगता ना बुफे, वैसे थे। वहाँ मेरा पसंदीदा मूंग दाल हलवा था, तो मैं गया सीधा, और मैंने 2 प्लेट भर के, पहले एक पूरा प्लेट भर के खाया, फिर दोबारा गया दूसरी प्लेट भर के मैंने खाया। मैच चल ही रहा था तब, क्योंकि मेरे को तब तक पता चल गया था अब इंडिया को रोकना मुश्किल है। तो थोड़ा सा मैंने अपने आप को एक ट्रीट दी, कि वो प्रेशर रिलीज हुआ, वो देसी घी में तैर रहा था। बड़ा ही मजा आया उस हलवा खाने में, और फिर
जिस तरह से भारतीय बैटिंग ने परफॉर्मेंस की। क्या बात है। और जैसे मैच चल रहा था, पाकिस्तान की टीम ने यूएई के खिलाफ जो हम्म। ग्रुप स्टेज का मैच था, हमने देखा ही, खींचतान हुई, खेलना है नहीं खेलना है, तमाम तरह की चीज़ें हुई। मोहसिन नकवी जो एसीसी के चेयरमैन हैं, पीसीबी के भी हैं, वो चले गए थे ग्राउंड पर प्रैक्टिस सेशन के दौरान। तो काफ़ी चीज़ें, मतलब सिर्फ खेल के मैदान पर नहीं, उससे बाहर भी हो रही थी। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, मतलब क्या चल रहा था, आप चूंकि वहाँ दुबई में मौजूद हैं। हम्म। देखिए, मौसी नकवी आए, बिल्कुल आपने सही कहा। वो टीम के अभ्यास सत्र में आए और खिलाड़ियों से मिले, कई खिलाड़ी के कंधे पे हाथ डाली, काफी देर बातचीत की। और उस प्रैक्टिस सेशन में एक और चीज हुई जो आप ये बात कर रहे हैं ना, जिस तरह के मैसेजेस जा रहे थे, और प्रैक्टिस सेशन में एक और चीज ये हुई कि हारिस राव जो थे, उन्होंने भी कुछ इशारे ऐसे किए, 6060 करके इशारे किए। तो मुझे लगा कि वहीं से ये जो माहौल है ना, वो बनना शुरू हो गया था। तभी मैं आपको प्रेशर के बारे में बात भी कर रहा हूँ कि जो मैदान में मैं फील कर रहा था, उसके साथ ये कॉन्टेक्स्ट था कि जिस तरह की हरकतें, क्योंकि आप, मैं विटनेस कर रहा हूँ ना ये सब चीजें। जब आप विटनेस करते हो तो आपको एहसास होता है। इतनी दूर से बैठ के आप कोई एक रिपोर्ट सुनते हो तो शायद उतनी आपको चीजें ना चुभे, चुभती फिर भी है, फिर भी उतनी ना चुभे जब आप उसको खुद देखते हो, महसूस करते हो। तो मुझे लगा ये पाकिस्तान ने शुरू कर दिया था। मैं ये मानता हूँ, देखिए, मैं फेयर बात करता हूँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि शुरुआत इंडिया ने करी थी। सूर्य कुमार यादव ने वहां पर जब आर्मी का जिक्र किया, देखिए उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, वो बिल्कुल ठीक है, वो टीमों, और मैंने उसके ऊपर अपनी राय भी रखी थी कि यार, आप कहते हो स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को बाहर रखो, सूर्य कुमार यादव और उनकी जो टीम है वो भी तो यार हिंदुस्तानी है ना, वो भी तो एज ए सिटीजन बिहेव करेंगे। और हर सिटीजन ने अलग तरह से अपना जो गुस्सा है वो जाहिर किया जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था। तो सूर्य कुमार यादव और उनकी जो टीम है, उन्होंने उस तरीके से जाहिर किया, वो उनका हक है, वो एक सिटीजन भी है, खिलाड़ी बाद में है, उन्होंने किया, ठीक है, वो बात ठीक है। और उन्होंने फिर उसको जब डेडिकेट किया, तो उसमें जब मुझे लगता है आपने जब पहलगाम टेरर विक्टिम को भी डेडिकेट किया, उसमें भी कोई परेशानी नहीं। जैसे आप आर्म फोर्सेस को डेडिकेट करते हो तो आपको मानना पड़ेगा। देखिए, हमें तो ठीक लगता है, हमें तो बड़ा गर्व महसूस होता है अपनी आर्म फोर्सेस में, मुझे पता था अब दूसरे खेमे को तो वो बात चुभेगी ना। लेट्स बी ऑनेस्ट, फेयर होके अगर आप बात करें तो उनको तो वो बात चुभेगी। तो तभी मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि देखिए, अब ये रुकने वाला नहीं है, ये बांध जो है ये खुल चुका है, अब पानी का बहाव आएगा, तेजी से आएगा, और फिर अब फिर वो लिमिट नहीं रहेगी, अब वो बढ़ती ही जाएगी। ऐसा ही अक्सर होता है। लेकिन फर्क यहाँ पर यह था कि देखिए, जो सूर्य कुमार यादव और भारतीय टीम ने किया, बड़े डिग्निफाइड तरीके से किया। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अंतर है जिस तरह से पाकिस्तान ने किया और इंडियन टीम ने किया। और मैं जैसे मैं कह रहा हूँ, इंडियन टीम ने जब वो कहा भी और एक पॉलिटिकल रेफरेंस की और फिर ऑपरेशन सिंदूर का भी मेंशन किया पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो अगर आईसीसी उस पर कार्रवाई करती है तो मुझे उस पर कोई आपत्ति भी नहीं होती, क्योंकि नियम के मुताबिक आप देखें, इससे पहले भी जब जब पॉलिटिकल रेफरेंस हुए आपने फाइन किया, क्या होता हद से अब 20% 30% कुछ मैच फी दे रहे थे, बल्कि खिलाड़ी भी खुशी खुशी दे रहे थे। यार, भारतीय खिलाड़ी सबसे अमीर खिलाड़ी है दुनिया के, हम्म। बीसीसीआई सबसे अमीर बोर्ड है। बहुत ही छोटा सा एक आपको नुकसान झेलना है, वो 20% क्या, आप 100% मैच फी भी आप दे दें, खत्म करें, आपने अपना पॉइंट दे दिया, मैच फी दे, खत्म करें, नियम के मुताबिक आप चलते, नो प्रॉब्लम। अब लेकिन यहाँ चीज क्या हुई है, फर्क क्या हुआ दोनों में, इंडियन टीम ने बड़े ही सलीके से, एक रिस्पेक्टफुल तरीके से अपने बारे में बात की, अपने आर्म फोर्सेस को वो दिया, खिलाड़ी, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तो नहीं चिढ़ाया, कोई इस तरह की हरकतें नहीं करी, मैदान पे कुछ नहीं किया, हाथ नहीं मिलाया, आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द मार्टर्स जो मरे। और आपने अपने आर्म फोर्सेस को डेडिकेट किया, ठीक है, वो पॉलिटिकल रेल में आता है, मैं मानता हूं आपने शुरुआत भी करी, लेकिन बड़े डिग्निफाइड तरीके से करी, सलीके से करी। आपने पाकिस्तान के बारे में कभी कोई जिक्र भी नहीं किया, है ना। आपने तो ये नहीं कहा कि हमने इतने एयर बेसेस उड़ा दिए, इतने टेरर कैंप्स उड़ा दिए, जो अब तो उसका प्रूफ भी है, आप कुछ इन सब चीजों में नहीं किया, डेडिकेशन करिए। देखिए, आप इंटेंशन देखिए, अलग है। जब जो पाकिस्तान कर रहा है, जो 60 कर रहा है, या वो हारिस राव ऐसे प्लेन उड़ा रहे हैं, शायद ज्यादा फरहान बंदूकें 21-47 बना रहे हैं, जो भी है, देखिए वो इंटेंशन देखें और भारतीय खिलाड़ियों के इंटेंशन देखें। मुझे लगता है यहाँ पे जो एजुकेशन है, जो क्लास है, जो अपब्रिंगिंग है, इसका आपको साफ तौर पर पता चलता है। मैं ये मानता हूँ शुरुआत इंडिया ने की, आप भी थोड़े सलीके से अगर कुछ उस तरह की चीजें करते तो मैं फिर भी मानता, वो चीजें नहीं हुई। अब वो पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों करते हैं, क्योंकि उनको एक फ्री हैंड दिया गया है। फ्री हैंड क्यों दिया गया है, वो वहां प्रैक्टिस सेशन में भी वो सब चिल्ला रहे हैं। और फिर उनके जब आप ये मत भूलिए, वो पीसीबी के हेड होंगे, वो उनके होम मिनिस्टर भी हैं। हम्म। तो जब आपके होम मिनिस्टर आपसे आके मिल रहे, पहले तो मुझे ये समझ नहीं आया अभी होम मिनिस्टर का मिलने की क्या जरूरत है, ये कोई वर्ल्ड कप फाइनल था,
मतलब भारतीय बीसीसीआई प्रेसिडेंट तो मैंने कभी नहीं देखा, मतलब इतना प्रेशर था उनके ऊपर इस मैच से पहले। वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भी मैंने कभी किसी बीसीसीआई प्रेसिडेंट को नहीं देखा, या ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंट को जो बोर्ड प्रेसिडेंट हो, या फिर इंग्लैंड के, इतने फाइनल खेले इंडिया ने भी कभी नहीं आए। और ये तो फाइनल भी नहीं, एशिया कप का भी फाइनल नहीं, एक लीग गेम है, उससे पहले आप आते हैं ग्राउंड पे। देखिए इसमें भी मैं कहूंगा, और मैं एक्चुअली, अगर आपके पॉडकास्ट कोई पाकिस्तानी सुनते हैं ना, तो मैं उनको भी ये कहूंगा, देखिए आप इस वक्त अगर जो भी गुस्सा है ना आपका, ठीक है, वो आप सही जगह पे गुस्सा करें। ठीक है, आप इंडियन टीम के पीछे पड़ रहे हैं, ये सब कर रहे नहीं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ आपके साथ क्या हो रहा है। जो दुनिया भर में होता है, जो नेता है ना, वो आपको चूरन दे रहे हैं। क्या हम्म। चूरन दे रहे हैं? वो नेता है, देखिए अब वो मोहसिन नकवी नेता है, पहले नेता है, होम मिनिस्टर है, वो तो बोर्ड प्रेसिडेंट वो बने हुए हैं, क्योंकि वहां अक्सर यही होता है, जो जिसकी सरकार उसका बोर्ड प्रेसिडेंट। आपको क्या चूरन दे रहे हैं? पहली बार आपको परेशानी हुई इंडिया से, चलिए हाथ नहीं मिलाया या ऑपरेशन, उन्होंने आपको चूरन दे दी, एंडी पॉयक्रॉफ्ट है विलन, एंडी पॉयक्रॉफ्ट है विलन। तो मीडिया उनकी क्या कवर करने लगी? एंडी पॉयक्रॉफ्ट, एंडी लड़ाई पाइक। आईसीसी से एंडी पॉयक्रॉफ्ट, क्योंकि आपको पता है ये मैं इशू को डील नहीं कर सकता, तो आपने उनको एक दूसरी तरफ दिखा दिया, एंडी पॉयक्रॉफ्ट। ठीक है, अब ये मैच खत्म हुआ, ठीक है, उन्होंने वहां पर क्या किया, वो रुचिरा करके जो श्रीलंकन अंपायर है, हम्म। थर्ड अंपायर, अब उनके पीछे पड़ गए, आईसीसी को कंप्लेन कर दिया, ये है, ये दोषी है, इन्होंने कैच दे दिया फखर जमान का, आउट दिया आर। भाई साहब आप लोगों को, वो कहते हैं दूसरी राह पर लेके जा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, इसके लिए सही वर्ड ये है। आप लोगों को, पाकिस्तानी अगर कोई देख रहे हैं, आप लोगों को उल्लू बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, जो नेता अक्सर करते हैं, ताकि आप असली सवाल ना पूछे, ताकि आप ये सवाल ना पूछे कि भाई आपकी टीम की क्वालिटी ये लेवल की क्यों है, आपके जो बिल्कुल। चयन हुए हैं, आपका हसन नवाज अच्छा प्लेयर है, वो बाहर क्यों बैठा है, आपके गेंदबाजी में वही शाहिनशाह अफरीदी, वही हारिस राव आते रहते हैं, आपके पास क्या कोई और कोई गेंदबाज नहीं है, आपके कोच माइक हैसन क्या कर रहे हैं? ये सवाल होने चाहिए ना, जब आपको 2 बार यस। हार पड़ी है, या सूर्य कुमार यादव कहते हैं राइवल, ये सब वही वही मैं कहता हूँ, नेता इन चीजों में माहिर है, उनकी जो सियासत है वो जिसमें वो माहिर है, उनकी एक और आपको उदाहरण देता हूँ, वही प्रैक्टिस सेशन में जो वो आते हैं। भाई साहब आप प्रैक्टिस सेशन में क्यों आए हैं? पहली बात तो कोई, मैंने जैसे बताया, इंपॉर्टेंट मैच है नहीं, फर्ज करें चलो आपको मैसेज भी देना था, या थोड़ा हौसला अफजाई करनी थी क्योंकि प्रेशर है, चलो वो भी मैं मान लेता हूँ, तो आपको ग्राउंड पे आने की क्या जरूरत थी? आप उनको होटल में मिल लेते, आप डिनर पे उनको बुला लेते टीम को, आपको कोई जरूरत तो थी नहीं कि कैमरा के सामने। आप वहां क्यों आए हो? ताकि वहां मीडिया मौजूद हो, फोटो। आपकी मीडिया वहां हो, फिर वो रिपोर्ट करे, देखिए फोटो, आप देखिए हमारा नेता कैसा हो, मोहसिन नकवी कैसा आए हैं, वो मिल रहे हैं खिलाड़ियों से, उन्होंने खिलाड़ियों के साथ है, उनको कहा है तुम मत घबराओ, लड़ लो, ये नैरेटिव बनता है ना, यही तो नेता करते हैं, इन सब चीजों में माहिर होते हैं, असली मुद्दे से आपका ध्यान भटकाना, बिल्कुल वो चीज वहां वो कर रहे हैं। असली उनका इशू क्या है कि आप वो नहीं बना सकते, रन नहीं बना रहे, मैच नहीं जीत रहे, और बाकी चीजों में भी उनको खुश कर दिया। अब आज के दिन में वो खुशी ले रहे हैं इन सब छोटी चीजों में, सेलिब्रेशन की, मैंने ये सब कर दिया, वो कर दिया, बंदूकें बनाया, भाई नतीजा क्या है, मैच का क्या है? वही ढाक के तीन ये पात। चीजों पे नहीं। हम्म। मैच हुआ थोड़े बहुत, उन्होंने मतलब भारत को सरप्राइज करने की कोशिश की, फखर जमान से ओपन करवा दिया, है ना। हसन नवाज को बाहर कर दिया। मुझे तो सबसे बड़ी हैरत वही देख करके हुई कि भाई, जो बंदा, मैंने ट्राई सीरीज भी थोड़ा फॉलो किया था, जो अभी खेल रहे थे अफगानिस्तान, यूएई और पाकिस्तान की टीम, तो हसन नवाज बहुत सही, मुझे क्लीन स्ट्राइकर लगे थे। T20 का जो मिजाज है ना, जो डिमांड है, उसके हिसाब से बहुत अच्छे बल्लेबाज मुझे नजर आए थे। लेकिन उनको भी आपने रिप्लेस कर दिया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टीम कॉम्बिनेशन, बेंच स्ट्रेंथ तो है ही प्रॉब्लम, बेंच स्ट्रेंथ का तो इशू है ही, बट टीम कॉम्बिनेशन के साथ भी उलझी हुई है पाकिस्तान। नहीं बिल्कुल, मैं खुद बड़ा हैरान था, मैं बड़ा हैरान था कि आपके, मेरे को लगता है वो उनके सेकंड बेस्ट बैटर है, फर्स्ट तो फकर जमानी है, और मैं अभी हालिया फॉर्म नहीं देख रहा, ओवरऑल एक्सपीरियंस फॉर्म आप ये सब चीजें देखते, उसमें हसन नवाज उनके सेकंड बेस्ट बैटर थे, आपने उनको बाहर कर दिया। अगेन मैं शॉक नहीं हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ अक्सर ऐसा ही होता है, परफॉर्मर को बाहर करना, नॉन परफॉर्मर को लाना, ये सब आम सी बात है, तो उनके सिलेक्शन को देखकर तो मैं भी हैरान हूँ। फखर जमान को तो पहले से ओपन ही करना चाहिए था, आपका बेस्ट बैटर है, उसको ओपन करना चाहिए था, पता नहीं उसको क्यों वो नीचे खिला रहे थे, वो भी मुझे बात नहीं समझ आई। एनीवे, लेकिन अब मैं वहां जाता हूँ कि उन्होंने हसन नवाज को बाहर बैठा दिया, ठीक है, अब लेकिन ये बड़ा सवाल है, आप लेके किसको आए हो? अब हम्म। लेके आए हो हुसैन तलत को। अब मैं देख रहा था भाई, अगर आप हसन नवाज को बाहर बैठा रहे हो, जो उनके मेरे मुताबिक सेकंड बेस्ट बैटर है, जो मैच भी जिताया है, हालिया उनको मैच भी जिताया, ट्राई सीरीज में भी एक मैच उन्होंने जिताया था, जबरदस्त बैटिंग की थी,
तो आपके पास एक बम प्लेयर बाहर बैठा होगा ना भाई। कल के दिन अगर खुदा ना खास्ता, अब शुभमन गिल इंडियन टीम में आए थे, उनकी बड़ी आलोचना हुई थी, अभी तो वो जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता उनका बुरा एशिया कप जाता है, ठीक है, तो आप शुभमन गिल को बाहर करते हैं। अब भाई शुभमन गिल बाहर होते कौन आता? यशस्वी जायसवाल आते ना, आपके पास एक बंदूक टोप पड़ी है ना वहां बाहर बैठ यस। के, ना तो वो ही आता ना। मानो भाई अगर कोई इंडियन बैटर शिवम दुबे का मानो अच्छा नहीं होता, या आपको कभी सोचना पड़ता आगे जाके, तो आपके पास रिंकू सिंह बंदूक बैठी है ना बाहर, या आपके पास श्रेयस अय्यर बैठा ना, इतने बड़ा खिलाड़ी 160 के स्ट्राइक रेट, तो आपके पास वो रिप्लेसमेंट है। ऐसा हसन नवाज आपने बाहर कर दी, जो आपके परफॉर्मर भी थे, तो मुझे लगा बहुत बड़ी कोई बंदूक आएगी ना, कुछ सरप्राइज एलिमेंट आएगा। वो आए हैं हुसैन तलत, मैंने उनके आंकड़े निकाले, 19 T20 आए उन्होंने खेले हैं पाकिस्तान के लिए, उनका करियर स्ट्राइक रेट है 119 का। यार अब वो क्या कर लेंगे, मतलब वो उन्होंने रनर बॉल बनाया, मैं उनको ब्लेम ही नहीं करता, गेम ही उनकी वही है। बिल्कुल। अब सडनली ये थोड़ी होगा कि मैं भाई कोई एक मतलब मेरे को गाड़ी, मैं रेस में जा रहा हूँ, कार रेस में जा रहा हूँ, मेरी सबसे ज्यादा स्पीड मैं 100 किलोमीटर पे चला सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं, मेरे में स्किल ही नहीं है, 100 से चलाऊं। अब सडनली में आप मेरे को ऐसी रेस में डाल रहे हो, 200 किलोमीटर की रफ्तार से बाकी चला रहा हूं, मैं थोड़ी जीत जाऊंगा। ऐसा थोड़ी होगा कि मैं सीधा एक्सीलेटर पे पेडल दबा दूं 100 200 पे, नहीं हो हम्म। पाएगा भाई। उसके लिए मुझे लगातार करते रहना पड़ेगा, लगातार अभ्यास, प्रैक्टिस में या छोटी रेसेस में, या आ, उससे पहले बाकी कई कंपटीशन में 200 छूंगा, तब जाके मेन कंपटीशन में 200 छू पाऊंगा ना यार। तो अब आप वो उनको वो ले आए, ये उनकी परेशानी है। मैं वही वो जाता हूँ, साहिबजादा फरहान है जिन्होंने सेलिब्रेशन की, अब उनकी सेलिब्रेशन को लेकर उन्होंने बंदूक बनाई है वो, और उन्होंने हालांकि सीधे सीधे अब जाहिर भी कर दिया कि उनकी रेफरेंस क्या थी, क्योंकि उन्होंने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं वैसे सेलिब्रेट करता ही नहीं हूँ, लेकिन उस दिन मैंने किया, मेरे अंदर से आवाज आई, मैंने किया। और अब मतलब इसका कहने का मतलब तो यही है, वो एक वही मैसेज है, देना हाँ। चाहते थे। फिर उन्होंने कहा कि अब जिसको जो सोचना है वो सोच लो, चले आप मैसेज देना चाहते हैं, मेरा सवाल ये भी नहीं है, वो लोग उस पर उंगलियां उठा रहे हैं, आपने पॉलिटिकल, और भाई ठीक है आपने कर दिया, जो भी आपने वो बंदूक बनाई उसके लिए मैंने एक जोक भी है, वो मैं आगे जाके आपको सुनाऊंगा, लेकिन आपने जो भी वो निशान बनाए, बंदूकें बनाई, मेरा सवाल तो बस ये था भाई आपने सेलिब्रेट क्या किया है भाई साहब, आपने किया क्या उस दिन? आपने बनाए 50 रन, आप जब आउट हुए हैं आपका स्ट्राइक रेट था 120 का। भाई साहब यस। अगर एक इंडियन बैटर ना, मजाक नहीं कर रहा, 120 के स्ट्राइक रेट पे आउट हुआ होता ना मैच में, वो सेलिब्रेट नहीं कर रहा था, सर झुका के आ रहा होता। उसके बिल्कुल। बारे में हम और आप मीडिया में आलोचना कर रहे होते, हम लोग स्क्रूटनाइज कर रहे होते कि कहाँ आपसे हार गए। भाई आपकी T20 टीम में अभी बदलाव हुए हैं खिलाड़ी, आप वर्ल्ड चैंपियंस हो, आपने चेंज किया है, आपने 135-40 स्ट्राइक रेट को बाहर कर दिया है, कि नहीं भाई ऐसे नहीं चल सकता हमारा आज के दिन में 160। मैंने आपको जायसवाल और श्रेयस अय्यर का उदाहरण दिया, 160 के स्ट्राइक रेट वाले दो बैटर बाहर बैठे। तो जी हम्म। ये कंपटीशन है, यहाँ आपने 120 25 28 के स्ट्राइक रेट पे रन बनाए हैं, पारी खेली है, और आप सेलिब्रेट कर रहे हो। अब ये मतलब मुझे समझ ही नहीं आया किस चीज के लिए आपने सेलिब्रेट किया, ये अंतर है इस वक्त, इससे कोई और चीज मैं आपको बता ही नहीं सकता। ये दो उदाहरण जो मैंने आपको दिए, कि हसन नवाज जाते हैं तो 119 स्ट्राइक रेट का हुसैन तलत आता है, आपका स्ट्राइक जो ओपनर है वो सेलिब्रेट करता है, सेलिब्रेट ऐसे करता है कि उसने जंग जीत ली है, ऐसे सेलिब्रेट करता है कि आज उसके करियर का सबसे बेहतरीन दिन है, और उसका सबसे बेहतरीन दिन ऐसा है जो इंडिया की जेड टीम, मैं तो B C D तो कह ही नहीं रहा, जेड टीम में आने लायक नहीं है। तो ये आपको बता रहा है ना कि टीमों के बीच में लेवल क्या है। यस। चूंकि आप वहाँ पे हैं, मौजूद हैं, भारतीय टीम निश्चित तौर पर जीती है, लेकिन कुछ हमें कमियां दिखी उस दिन भारत के खेल में भी, जो इतने सारे कैचेज छूटे, या फिर बुमराह का जिस तरीके से ऑफ डे रहा। तो दो सवाल मेरे यही हैं कि क्या वजह हो सकती है इतने कैचेज एक साथ छूटने की? मतलब एक ही मैच में, कोई बड़ा मैच होता, हो सकता है कोई बड़ी टीम होती, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम होती, तो फिर आपको घुसने नहीं देती इस मैच में, है ना? तो क्या वजह हो सकती है? क्या दुबई में जो वो स्टेडियम की छतों में लाइट लगा हुआ है, रिंग ऑफ फायर बोलते हैं जिसको, क्या उस वजह से रोशनी की दिक्कत है? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है एक्चुअली, इसका पूरा मतलब 100% जवाब दे पाना इस वक्त मुमकिन नहीं है, लेकिन जैसे आपने वो कहा रिंग ऑफ फायर, क्योंकि वो जो लाइट्स हैं वो रूफ पे लगी हुई हैं, वो टावर नहीं है। अक्सर आप देखते हैं ग्राउंड में टावर होते हैं, वो ज्यादा ऊंचे होते हैं, तो फिर गेंद का भी उतनी ऊंची जाती नहीं। लेकिन जितना मुझे पता है, जो जो इस तरह की लाइटें होती है, रिंग ऑफ फायर आप कहते हैं, उसमें क्या होता है, थोड़ा फ्लैट अगर ऐसे आएगा ना कैच, ऐसे इस लेवल पे आएगा, तो कई बार गेंद गुम जाती है उस लाइट में, इस लेवल पे अगर कैचेस आ रहे हैं ना।
लेकिन कुछ कैचेस जैसे मुझे याद आता है शाहजादा फरहान का, वो काफी सीधा वर्टिकल ऊपर गया और फिर नीचे आया, फिर नहीं पकड़ा गया। और वो कैच मैंने ध्यान से देखा, वो मुझे लगता है रिंग ऑफ लाइट से परेशानी आई, वो अभिषेक जज नहीं कर पाए, पहले वो थोड़ा आगे गए पीछे गए, वो जो राइट पोजीशन है वो नहीं वो ले पाए और उनसे वो कैच छूट गया। गावस्कर साहब के साथ जब मैं चर्चा कर रहा था मैच के बाद, जब टीवी शो के लिए एनालिसिस करा था, उनका ये मानना था, और वो तो है ही क्रिकेट के बहुत बड़े ज्ञानी, तो उन्होंने बताया कि उनको ऐसा लगा कि थोड़ा भारतीय टीम ने प्रेशर लिया हुआ था शुरू में जब गेम स्टार्ट हुआ। वही मैं जो बिल्डअप के हम्म। बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है, मुमकिन है कि उसका आपने थोड़ा सा प्रेशर लिया, क्योंकि बाद में फिर अच्छे कैच पकड़े, वही अभिषेक हम्म। जिसने शाहजादा का कैच ड्रॉप किया, फिर एक बड़ा जबरदस्त कैच जो कैच उन्होंने पकड़ा। पकड़ा, थोड़े आपके नर्व्स बेहतर हो जाते हैं, थोड़े से काम डाउन हो जाते हैं, ये एक रीजन हो सकता है। फिर दूसरी तरफ आपने पाकिस्तान को भी देखा, तो हम्म। उन्होंने भी काफी आसान से कैच ड्रॉप किया। हालांकि लोग कहेंगे कि भाई तुलना ना करें, क्योंकि इंडिया के लिए कैच ड्रॉप करना थोड़ी बहुत रेयर चीज है, पाकिस्तान के लिए हम्म। तो ये आम कॉमन। बात है, ये तो नॉर्मल। हाँ कॉमन चीज है। तो ये एक फर्क है, लेकिन जो भी हुआ, मेन चीज ये है कि इंडियन टीम ने उस पर ज्यादा लोड नहीं लिया, ज्यादा टेंशन नहीं लिया। और ये सूर्य कुमार यादव ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आके कहा बड़े अच्छे अंदाज में, उनसे पहले एक दो सवाल पूछे गए बुमराह का फॉर्म, ये उन्होंने कहा यार कुछ अच्छे सवाल भी पूछ लो, हम मैच जीते हैं भाई। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, फिर भी मैं कैचेस के बारे में कहता हूँ, आप लोग टेंशन मत लो, क्योंकि अभी तक हमारे फील्डिंग कोच ने एक पूरी ईमेल तैयार कर दी होगी कहाँ कहाँ आपसे गलतियां हुई हैं, और अभी तक हमारे फील्डर्स तक पहुंच भी गई होंगी सबके पास कि ये गलतियां। तो जब मतलब एक तो भाई आपने गलतियां आइडेंटिफाई कर ली, वो एक वो कम्युनिकेट भी कर दी, और दूसरा आप उस पर ज्यादा लोड नहीं ले रहे, नहीं ले टेंशन रहे। नहीं ले रहे, यही होना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी अप्रोच है। एक बात और जो चर्चा हुई सोशल मीडिया पर, क्योंकि बुमराह ने अपना बेंचमार्क इतना ऊंचा सेट किया हुआ है ना, कि एक खराब दिन भी लगता है कि ये कैसे हो सकता है बुमराह के साथ। तो आप चूंकि वहां से देख रहे हैं, आपने प्रैक्टिस सेशंस भी देखे हैं, तो ये बताइए क्या बुमराह अपने बेस्ट ऑफ शेप में नजर आ रहे हैं, या फिर जस्ट वन ऑफ डे था उनका? ये भी पूरी तरह से कह पाना तो मुमकिन नहीं है। हाँ, अभी तक थोड़े से ऑफ कलर नजर आए पूरे टूर्नामेंट में। हालांकि पिछला गेम तो शायद उनके जो गेम था वो थोड़ा ज्यादा ही रेयर डे था, बहुत ही कम ऐसा ऑफ डे देखने को मिलता है उनके लिए कि भाई आप 11 रन प्रति ओवर जाते हो, एक भी विकेट नहीं लेते, बहुत रेयर डे था। अब उसके पीछे कारण क्या है, फिर मैं गावस्कर जी को कोट करूंगा, उनका कहना था कि शायद वो थोड़ा सा रस्टी नजर आ रहे हैं, थोड़ा उन्हें ब्रेक भी लिए और एक थोड़े लंबे अंतराल के बाद भी आ रहे हैं, तो हो सकता है वो एक कारण है। और एक चीज जो मैंने नोटिस की, देखिए रन तो आप किसी दिन कोई भी गेंदबाज खा सकता है, और ये सूर्य कुमार यादव ने भी कहा, बिल्कुल उनसे सहमत हूं, वो रोबोट थोड़ी है यार, एक रोबोट यस। तो है नहीं कि आपने प्रोग्राम किया भाई कर दो एग्जीक्यूट, है तो इंसान ही। दूसरी टीमें भी देख रही होती हैं, आपकी फुटेज अवेलेबल है, तैयारी कर रही होती है लगातार, और खासतौर पर बुमराह पे तो ज्यादा ही ध्यान होगा उनका, है ना, कि कैसे बेहतर होना। तो वो ऐसे ऑफ डे तो उनके आएंगे, और कोई भी ऐसा बड़ा खिलाड़ी नहीं है यार, माइकल जॉर्डन से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं था, है ना, उसके भी बुरे दिन हुए होंगे बास्केटबॉल कोर्ट पे, बिल्कुल। ऐसे मतलब कई खिलाड़ी है तो बुरे दिन आएंगे। तो वो चीज ठीक है, बट एक चीज जो मुझे थोड़ी अटपटी लगी बुमराह के साथ, ऐसा नहीं है कि कई बार वो आईपीएल के भी कई मैचेस में उन्होंने रन खाए हैं अगर आपको याद हो, हम्म। लेकिन उनमें ना डिसिप्लिन कभी की कमी नहीं होती। उस मैच में, पाकिस्तान वाले मैच में, मैंने जो दो तीन चीजें देखी, एक तो इतनी फुल टॉस, मुझे याद नहीं आता इतनी फुल टॉस उन्होंने कब दी होंगी, नो बॉल्स दे रहे हैं, थोड़े वेस्ट है, नो बॉल जा रहे हैं, है ना, थोड़ा सा मतलब ये चीज बुमराह के साथ आप एसोसिएट नहीं करते, क्योंकि उनकी खासियत क्या है, वो कंसिस्टेंट है, वो अपनी जगह पे डालेंगे, ठीक है किसी दिन बल्लेबाज का दिन होगा वो मार भी देगा उस गेंदों का, पर वो अपनी तरफ से इतनी ज्यादा गलतियां नहीं कर रहे थे। वो बहुत ही ऐसा ऑफ डे था जो मुझे याद नहीं आता कभी कि इस तरह के वो लगातार फुल टॉसेस जा रही हैं या वेस्ट है नो बॉल्स हो रही हैं, वहां पे रन पड़ रहे हैं, ऐसा अक्सर बुमराह के साथ नहीं होता। अब देखिए ड्यू भी नहीं थी तब, क्योंकि इंडिया ने पहले गेंदबाजी करी, तो कई बार गीली गेंद से भी परेशानी होती है, पर तो वो भी ऐसा कोई चीज नहीं नजर आई। मेरे को वही लगता है थोड़ी लय की कमी है, थोड़ा रिदम की कमी है, वो धीरे धीरे करके आपकी आ जाएगी। लेकिन मैंने वही कहा, अब इंडियन टीम इतनी ब्लेस्ड है। मैंने आपसे वो कहा था, कई बार भी कहता था कि यार जब आप मैच से पहले पूछते थे कौन जीतेगा इंडिया पाकिस्तान, मैं कहता था यार इंडिया बहुत बेहतर है यार, 10 में से 8 बार इंडिया जीतेगी, और अगर 2 बार या 1 बार हार भी गई 10 बारी में, वो उसी दिन हारेगी जिस दिन उनका बैड डे होगा। वो उस मैच के बाद मैंने सोचा यार, ये मैं कहता तो हूँ बैड डे होगा, उस दिन बैड डे तो हो गया, बैड डे के दिन भी आप जीत गए हो।
वो इंडिया का बैड डे ही तो था। आपका नंबर वन मैच विनर परफॉर्म नहीं कर रहा बुमराह, आपका सेकंड बेस्ट मैच विनर गेंद के साथ, खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ जो हमेशा परफॉर्म कुलदीप। करता है कुलदीप, उसने नहीं परफॉर्म किया। एक चीज जो आपको पाकिस्तान से हमेशा बेहतर बनाती थी कि आप फील्डिंग में रन वन बचा लेते थे, कैचेस करते थे, वो वहां थोड़ा पीछे बैठ जाते थे। वो भी चीज आपकी नहीं गई। तो जो चीज नहीं चल सकती थी आपकी मेन में, वो नहीं चली। बैड डे था वो आपका, फिर भी आपने वो मुकाबला जीत लिया। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब अब मुझे 10 में से 10 ही कहना चाहिए, 10 में से 9 तो नहीं लगता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब भारत को श्रीलंका और बांग्लादेश से खेलना है। क्या पिच वगैरह में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं? यार ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है। इसमें मेरी एक एक राय है, थोड़ी सी अलग हटके राय है। लोग तो कहेंगे इंडिया को कोई कॉम्बिनेशन आप चेंज ना करो, और मुझे लगता है इंडिया करेगा भी नहीं, क्योंकि आप सिर्फ इकलौती टीम हो जो हारी नहीं है इस टूर्नामेंट में अभी तक। तो विनिंग कॉम्बिनेशन तो अक्सर टीमें चेंज नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है गुंजाइश है। ऐसा मुझे लग रहा है कि जो 3 स्पिनर वाला फॉर्मूला है ना इंडिया का, जो बहुत अच्छा करा है। आपको याद है T20 वर्ल्ड कप भी आप जीते इसी फॉर्मूला के साथ, चैंपियंस ट्रॉफी जो यहाँ चैंपियंस हुई वहां ट्रॉफी। पर भी आप फॉर्मूला वही आजमा रहे थे। कई बार 4 स्पिनर भी आप खिला रहे थे, वो आपके लिए बिल्कुल कारगर हो रहा था। लेकिन फर्क क्या था, उस टाइम डे मैचेस हो रहे थे, वनडे टूर्नामेंट था, दिन में भी आप खेलते थे, पिचेस भी स्लगिश हो रही थी ना। अब क्या हो रहा है, जिस तरह की मैं पिचेस थोड़ी सी देख रहा हूँ, स्पिन गेंदबाजी को थोड़ी सी आपको धीरे धीरे अब देखेंगे मदद कम मिलती जाएगी, उतना ग्रिप एंड टर्न नहीं मिलेगा। आपने पिछले मैच में भी देखा, अक्षर ने एक ही ओवर डाला, कुलदीप भी थोड़े एक्सपेंसिव हुए, वरुण थोड़े बेहतर हुए, लेकिन वरुण आपको पता है थोड़े कन्वेंशनल स्पिनर नहीं है वो। मैं तो उनको एक तरह से मीडियम पेसर ही मानता हूँ, मतलब जिस अंदाज में वो डालते हैं, वो यस। बॉल दोनों अंदर बाहर ले जाते हैं, वो मीडियम पेसर की तरह डालते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको कन्वेंशनल स्पिनर शायद यहाँ पे, क्योंकि उसको ग्रिप चाहिए होती है, ग्रिप एंड टर्न, वरुण को वो उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो ग्रिप एंड टर्न जो आपको चाहिए वो शायद अब आपको ना मिले, और आपके मुकाबले भी रात को होते हैं, और धीरे धीरे अब जैसे दिन बढ़ रहे हैं ओस भी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी। और मुझे कुछ पुराना एशिया कप भी याद में आया था 22 में, तेज गेंदबाजों ने कमाल किया था। इंडिया आपको याद है फाइनल नहीं पहुंची थी उस T20 हम्म। एशिया कप में 22 में जो हुआ था। श्रीलंका पाकिस्तान पहुंची थी, और क्योंकि उनके तेज गेंदबाज नसीम शाह और शाहिन शाह अफरीदी बड़े अच्छे फॉर्म में थे, हम्म। वो उनके लिए कर रहे थे। श्रीलंका के लिए आपको अगर याद हो, ये आपके पास जो उनके शानका का बड़ी अच्छी गेंदबाजी थी। हम्म। फिर आपके वो मधुशंका थे, उन्होंने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी। तो उनके तेज गेंदबाज आगे लेके जा रहे थे, बॉल में थोड़ा मूवमेंट भी होती है। और इंडिया की वो एक कमजोरी नजर आती, क्योंकि आप एक तेज गेंदबाज खिलाते हो। हार्दिक ने उस दिन अच्छी की, अगर उनका ऑफ डे होता है, दुबे ने भी कर दी, बट क्या हर हर मैच में वो कर पाएंगे? तो आपको एक बैकअप आउट एंड आउट स्ट्राइक बॉलर की जरूरत है, जो डेथ और शुरुआत में आपको पावर प्ले में विकेटें निकाल दे। पावर प्ले में आपकी विकेटें आ नहीं रही हैं अगर बुमराह उस दिन कमाल ना करे ना। तो ये मुझे लगता है कि आप शायद एक स्पिनर को बाहर बैठा के एक तेज गेंदबाज को अंदर ला सकते हो, इसकी गुंजाइश है। और दूसरी टीमें देखें जो अच्छी कर रही है, बांग्लादेश और श्रीलंका, वो भी 2 स्पिनर्स के साथ ही खेल रहे हैं, 3 3 फास्ट बॉलर्स के साथ दोनों टीमें इस वक्त खेल रही हैं। अगर आप उनकी टीमों पे नजर डालें, तो ये मुझे लगता है करेक्ट कॉम्बिनेशन आपको देगा। ये इंडियन टीम मैं मानता हूं इतनी अच्छी है, इस कॉम्बिनेशन के साथ जो खेल रही हो फिर भी जीतती जाए, नो डाउट बिल्कुल। अबाउट इट। बट अगर आप एकदम कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते, एकदम ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म करना चाहते हो, तो मुझे लगता है अभी आप वो चेंज कर लो सीधा फाइनल में चेंज करने के बजाय, क्योंकि अभी तो आप रिस्क ले सकते हो, आप एक मैच जीते हो, हम्म। लगभग आप फाइनल पहुंच ही जाओगे। पर वो अभी से आजमा लो, 1 2 मैचेस में वो कॉम्बिनेशन भी आजमा लो, तो आपको पूरी तरह से पक्का पता हो फाइनल में मैंने कौन सा कॉम्बिनेशन खेला है। मुझे ऐसा अभी भी लग रहा है आप एक तेज गेंदबाज ला सकते हो, एक स्पिनर आप बाहर बैठा दो, और वो स्पिनर मुझे लगता है अक्षर या कुलदीप में से एक किसी को बाहर जाना पड़ेगा। अगर आप अक्षर को करते हो बाहर, तो लोग वो बैटिंग के बारे में कहते हैं, लेकिन थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, तो आपकी बैटिंग के तो चांस ही नहीं आ रहा ना नीचे तक। और हम्म। फर्ज करो आप हर्षित को लेके आते हो, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, हर्षित ठीक ठाक बैटर है, मतलब वो 8 नंबर पे जो आपको चाहिए, 8 नंबर को कितने 7 8 बॉल ही मिलती हैं 8 नंबर को बिल्कुल। खेलने के, और उसको हिटे मारनी है। वो उस तरह के बल्लेबाज हैं कि वो वैसे हिटे मार सकते हैं, आप उसके बारे में सोच सकते हो। या फिर अगर आपको नहीं लगता बैटिंग को नहीं कॉम्प्रोमाइज करना, तो ये हार्श होगा। और कुलदीप जो आपके वो पहले 2 मैचेस में बेस्ट बॉलर थे, मैं मान रहा हूँ, हम्म। बट क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको फिर आप अर्शदीप को ला सकते हो, है ना, हम्म। इंस्टेड ऑफ कुलदीप। जस्ट लुकिंग एट कॉम्बिनेशन, मैं यही कह रहा हूँ, यानी कि कुलदीप ने कुछ बुरा किया है, वो वन ऑफ द बिगेस्ट मैच विनर है, बट आपका कॉम्बिनेशन अगर आपको बिठाना है, तो आपको इन दोनों में से एक को सोचना होगा, क्योंकि फिर भी मुझे लगता है वरुण इन कंडीशन में काम कर सकते हैं। भारत के साथ फाइनल में क्या पाकिस्तान को एक बार फिर से देख रहे हैं आप, या फिर श्रीलंका या बांग्लादेश भी वहां पे हैं अभी रेस में?
यार ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है इन तीनों टीमों के बीच मुकाबला। देखिए इंडिया तो 90% थ्रू है, एक मैच आपको जीतना है। हालांकि वो मैच भी जीतना आसान नहीं है, बांग्लादेश श्रीलंका दोनों अच्छे खेल रहे हैं, बट लगता है आपको कि दो में से एक तो भारत को दोनों ही जीतने चाहिए, वरना एक तो जीतेगी, फाइनल पहुंचेगी। अब ये बड़ा थ्री वे बैटल है, हो भी सकता है कि ऐसा हो, और काफी हद तक मुमकिन है कि लीग स्टेज जब सुपर फोर खत्म हो तीनों टीमों की एक एक जीत हो, ऐसा भी हो सकता है, और फिर वो नेट रन रेट वाला खेल हो जाए, ऐसा मुमकिन है। मेरे से आप पूछेंगे कि मैंने जो देखा है उसके मुताबिक कौन सी टीम सबसे, भारत के बाद दूसरी बेहतरीन टीम कौन सी लग रही है, मुझे श्रीलंका लग रही है। हालांकि वो हारे हैं बांग्लादेश से, फिर भी मुझे श्रीलंका में वो कॉम्बिनेशन लग रहा है जो मुझे थोड़ी अच्छा बैलेंस है उनका बैटिंग और बॉलिंग को लेकर। लेकिन अब उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी ये है कि उनका पाकिस्तान के साथ मैच है, जो पॉडकास्ट जा रहा होगा उनका मैच शायद चल रहा होगा। अब वो वाला मस्ट विन गेम है श्रीलंका के लिए। मैं बताता हूँ क्यों। पाकिस्तान फिर भी थोड़ा रिलैक्स कर सकता है, हालांकि उनको भी जीतना पड़ेगा। फर्क ये है कि अगर ये श्रीलंका हारता है फिर उनको इंडिया को हराना ही है, और इंडिया हम्म। को हराना इस वक्त नामुमकिन सा नजर आ रहा है। ठीक है। बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए थोड़ा एडवांटेज ये है कि फर्ज करो आप श्रीलंका से हार जाते हो, तो भी बांग्लादेश को हराने में आपके थोड़े चांसेस है ना, 50-50 है, चांस आपके बिल्कुल। पास ज्यादा है। वो आप जीत के तीनों टीमें एक एक की उस पर बराबरी हो सकती है। फर्ज करें इंडिया सारे मैच जीत रहा है तो बांग्लादेश श्रीलंका पाकिस्तान सब एक एक पे हो जाएंगे। हम्म। तो ये मैच आपको पूरी तरह से बताएगा। श्रीलंका हार गया तो खत्म, टाटा बाय बाय है। इंडिया को उनको हराना मुझे तो नामुमकिन सा ही हम्म। लगता है। लेकिन अगर श्रीलंका जीत गया ये वाला मुकाबला तो फिर श्रीलंका इंडिया ही मुझे फिर फाइनल में फाइनल। नजर आ रहा है वैसे। हालांकि हाँ, हालांकि बांग्लादेश कहेगा भाई हम देखे, हमें हमने एक को तो हरा दिया है, और चाहे इंडिया के खिलाफ आप उनको कम चांसेस दें, बट पाकिस्तान के साथ तो फिफ्टी पाकिस्तान। फिफ्टी पे जाएंगे ये वाले मैच में, तो वो भी बिल्कुल। हाँ। तो बड़ा क्लोज है, टफ कहना। मैं सिर्फ इक्वेशन नहीं देख रहा, जो मैंने टीमों को देखा, जो उनकी परफॉर्मेंसेस देखी, मुझे श्रीलंका अच्छी लग रही थी, सेकंड टीम लग रही हम्म। थी। बट बड़ा दिलचस्प होगा ये, वो टूर्नामेंट होगा वही जो होता है ना, आखिरी दिन नेट रन रेट इतने गेंदों में इतना चेस करना कितने है तो रन ये चाहिए? टीम आ जाएगी, वैसा। हाँ। होने वाला है। हम्म। ठीक है, हम तो उम्मीद यही करेंगे कि जैसे आप T20 वर्ल्ड कप के साथ आए थे, एशिया कप के साथ भी वापस लौटें दुबई से, है ना। हाँ। बस वो एक जोक रह गया था, आपको जोक सुनाना चाह रहे नहीं, थे। जो वो उन्होंने सेलिब्रेट किया था तो मैंने कहा था कि भाई, मैंने वो ऐसे ट्विटर पे डाला था कि आप मेरे से पूछेंगे मेरा सबसे पसंदीदा बैंड कौन सा है, तो मैं कहूंगा गन्स एंड रोजेस। और अगर आप शायद ज्यादा फरहान से पूछेंगे उनका पसंदीदा बैंड कौन सा, वो कहेंगे गन्स एंड लॉसेस। है ना, तो बस ओह। फर्क ये है ये, आर की जगह एल लगा दे उनके लिए। तो सही बात है। अभिषेक शर्मा ने वो दिखाया था ना, एल वाला साइन भी दिखाया था। हाँ, तो मेरा है गन्स एंड रोजेस, उनका गन्स एंड लूजेस, सन लो। ये है। बिल्कुल। बाय द वे, आपको पता है इंडियन टीम की जो रील आई है पोस्ट मैच, जो वो करते हैं ना इम्पैक्ट प्लेयर मेडल, और वो हाँ जिसमें हाँ हाँ वो पेप टॉक एक छोटा सा देते हैं, है ना। उस हाँ रील हाँ में, हाँ। उस रील के आखिरी फ्रेम में आप भी दिख रहे हैं मुझे। आपको पता है? नहीं, कहाँ पे हूँ मैं उस वक्त? मैं आपको लिंक भेजूंगा, लिंक शेयर करूंगा, बिल्कुल लास्ट हाँ। अंतिम नहीं में। सूर्य के नहीं, ठीक बट पीछे वो आप तो नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं, ड्रेसिंग वो रूम से निकलते हुए, ड्रेसिंग रूम से निकलते हुए सूर्य जा रहे हैं, हाँ और हाँ, आप वो मैं पीछे शूट खड़े कर हैं। रहा था, मैं टीम हाँ को हाँ। शूट कर रहा हूँ। हाँ यस। हाँ हाँ हाँ। हम्म। टीम को मैं शूट कर रहा था, करेक्ट। वो तस्वीरें मैंने डाली हुई हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, स्पोर्ट्स हम्म। डे और स्पोर्ट्स तक पे मैंने डाल दिए थे वो। हाँ, वो टीम हम्म। आई थी तो मैं अपने लाइव वगैरह, मैंने अपना शो खत्म किया गावस्कर साहब के साथ, फिर मैंने देखा भी टीम आने वाली तो मैंने वो शूट किया। फिर खिलाड़ी आ रहे थे, ऑटोग्राफ वगैरह ले रहे थे। हाँ हाँ, वो हो सकता है। ठीक है सर, फिर भेजिए मिलते हैं मुझे पर। लिंक, भेजिए। तो सबसे पहले तो वेलकम प्रियंक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपके कुछ ट्वीट्स देखे एशिया कप को लेकर के, और वो काफ़ी वायरल थे, इनफैक्ट उनके स्क्रीनशॉट मुझ तक पहुंचे हैं। तो तो मैंने कहा कि आपको बुलाया जाए, आपका जो ट्वीट है उसके बारे में ही पूछा जाए, इसके अलावा भी क्रिकेट, चूंकि आपने इतने सालों तक क्रिकेट खेला है, काफ़ी प्लेयर्स को इतने क्लोज क्वार्टर से देखा भी है, जानते समझते हैं इनसाइड आउट गेम को। तो पाकिस्तान के साथ हमने देखा इंडिया का जो मैच हुआ, बहुत देखा जाए तो पाकिस्तान के पिछले मैच में जैसा पाकिस्तान ने परफॉर्म किया था, उसके मुकाबले थोड़ा उन्होंने अपने आप को पुश किया, थोड़े रन्स वहां पे लगाए, बावजूद इसके आप देखें इंडिया ने बहुत कंफर्टेबली उसको चेज कर डाला, मतलब क्लियर डोमिनेंस वहां पे इंडिया का दिखा। थैंक यू केशव भाई फॉर इनवाइटिंग मी। पहले तो मैं ट्वीट के बारे में बताता हूँ कि जैसे मैंने ट्वीट किया था, आई थिंक जो
एक्चुअली तो वो इंडियन टीम के लिए था कि इंडियन टीम जैसे डोमिनेट कर रही है, तो ऑल क्रेडिट गोज टू ऑल दोस हु हैव कंट्रीब्यूटेड, जैसे कि बीसीसीआई है, फॉर्मर प्लेयर्स है, क्योंकि उसकी वजह से हमारा आज बेंच स्ट्रेंथ इतना सॉलिड है कि हमारे जैसे नया आया हुआ प्लेयर भी पहले बॉल पे सामने मतलब ओपोनेंट टीम का कोई एक सबसे बेस्ट बॉलर है उसको छक्का मार रहा है। तो और वो बात की जाए कि जैसे पाकिस्तान के बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, जैसे वो बॉलिंग कर रहे हैं, वो मतलब उनकी बॉलिंग में मतलब वो नजर ही नहीं आ रहा है कि वो विकेट ले पाएंगे। और ये जो मैंने ट्वीट पे भी बताया था कि ये क्या बोलता है कि सिर्फ बोलना ही है, करना कुछ नहीं है। सो इट्स लाइक दैट। और आई थिंक बॉलिंग में काफी कुछ चीजें, जैसे उन लोग ने बैटिंग में रिजवान को ड्रॉप किया, फिर बाबर आजम को ड्रॉप किया। सिमिलरली आई थिंक इट इज टाइम फॉर आफरीदी ऑल्सो, क्योंकि उनकी बॉलिंग में ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो विकेट ले पाएंगे। सो या आई थिंक दैट वाज वन थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट आई ट्वीटेड अबाउट हरीश रॉफ ऑल्सो कि अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट दे डू ऑल दोज थिंग्स विच इज नॉट रिक्वायर्ड एटलीस्ट फॉर दिस गेम, और ये इंपॉर्टेंट गेम है। तो इम्पोर्टेंट गेम में आप अलग अलग चीजें कर रहे हो, आप क्रिकेट खेलने आए हो, तो बेटर है कि क्रिकेट पे ध्यान दिया जाए। तो यस, आई थिंक माय एनालिसिस रिगार्डिंग दिस द लास्ट गेम वाज कि जैसे हम लोग ने डोमिनेट किया। आई थिंक बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जैसे इंडियन टीम खेल रही है डोमिनेट करके। ऑब्वियसली लास्ट लास्ट ईयर हम लोग जैसे एशिया कप में हमको एक सेटबैक मिला था। आई थिंक हम लोग इस साल फुल्ली प्रिपेयर है कि हम लोग ऐसे कोई सिचुएशन में भी आए आए तो हम लोग कमबैक कैसे कर सके। और कमबैक की मैं बात कर रहा हूँ तो जैसे कैचेस ड्रॉप हुए, बट हम लोग ने फिर कमबैक भी अच्छा किया। तो इट्स अ गुड साइन। एज अ क्रिकेटर आई कैन से वी आर डेफिनेटली डोमिनेटिंग दिस टूर्नामेंट। बिल्कुल। और एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया का ऑफ डे था, है ना। आप देखें इतने सारे कैचेस छूटे वहां पे इंडिया की तरफ से। हमारे जो प्रीमियर सबसे मेन बॉलर हैं, द कहते हैं ना मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉग ऑफ द व्हील, जसप्रीत बुमराह, है ना, वो पूरी तरीके से ऑफ कलर नजर आए उस दिन। बावजूद इसके इंडिया ने जिस तरीके से डेसिमेट किया पाकिस्तान को, ये दिखाता है कि हमारे पास जो बेंच स्ट्रेंथ है वो कितना जबरदस्त है। राइट, बेंच स्ट्रेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैंने पहले भी बताया कि डोमेस्टिक क्रिकेट का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए आज हमारा बेंच स्ट्रेंथ इतना स्ट्रांग है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में जैसे हम लोग अभिषेक शर्मा की बात करें तो डोमेस्टिक में भी 140 150 रन बनाते आ रहे हैं T20 गेम में। सो फिर जाके आईपीएल में 100 प्लस रन उन्होंने 2 बार बनाए। आई थिंक मेरे को जितना पता है उतना वो उन्होंने 2 बार बनाए। फिर वो कंसिस्टेंटली आईपीएल में अच्छा कर रहे हैं। फिर बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जैसे कि शिवम दुबे, वो डोमेस्टिक में भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। मेरे को पता है कि मैं इंडिया का कैप्टन था तभी हम लोग उन शिवम दुबे को बॉलिंग देते थे, और उनका एक आई थिंक श्रीलंका के अगेंस्ट 5 विकेट भी है। और हम लोग ने लास्ट मैच में देखा कि शिवम दुबे आके 2 विकेट निकाल गए मिडल ऑर्डर बैट्समैन का, जिसमें जो पार्टनरशिप बन रहा था वो ब्रेक कर दिया। तो वही है कि हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ही स्ट्रांग है, और इसीलिए आज हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो बैंड स्ट्रेंथ और हमारा जो ये टीम खेल रहा है वो फियरलेसली और मतलब फुल्ली डोमिनेट कर रहा है। बिल्कुल। आप शिवम दुबे के साथ खेल चुके हैं, आपकी कप्तानी में शिवम खेल चुके हैं। हमने देखा था जब शिवम दुबे आए थे पहली दफा टीम इंडिया के लिए, जब खेल रहे थे एज एन ऑलराउंडर वो आए थे, और बॉलिंग भी अच्छी कर रहे थे। बट उस वक्त जो एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप बेहतर जानते होंगे, बेहतर बता सकते हैं, कि जो पेस है उनका, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बढ़ा है। उस समय 120 125 kph वो डालते थे, बट अभी मैं देख रहा हूँ 130 प्लस भी क्लॉक कर रहे हैं वो, विच इज अ गुड साइन। हाँ, आई थिंक उन्होंने काफी इम्प्रूव किया है, और फिटनेस में काफी कुछ चीजें इम्प्रूव हुई है, आपको पूरा ही मतलब देख के ही पता चल जाता है। और मैं जितना जानता हूँ शिवम दुबे को, वो ऐसे बॉलर है कि वो बैट्समैन को भी थोड़ा मतलब एनालिसिस कर लेते हैं, जैसे कि बैट्समैन को कहाँ खिलाना है, कब कब कहाँ खिलाना है, क्योंकि उसमें राइट टाइम भी इम्पोर्टेंट है। तो वो ज्यादा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बॉल इधर डाल दिया, एक बॉल इधर डाल दिया।
वो ज्यादातर आपने देखा होगा कि उनको कॉट बिहाइंड भी विकेट मिल रहा है। इट मीन्स दैट कि वो ऐसे बॉल डाल रहा है कि वो जेन्युइन कॉट बिहाइंड का विकेट था। तो ऐसा है कि वो लेंथ बॉल में ही विकेट ले रहे हैं, तो उनका एक तो हाइट का भी फायदा मिलता है, हाई आर्म एक्शन है, तो उसका भी फायदा मिलता है। और आपने जैसे बताया कि उनकी पेस में काफी कुछ इम्प्रूवमेंट आया है, तो एक बहुत अच्छा साइन है, अलोंग विथ ऑल दोस एक्सपीरियंस प्लेयर्स इन इंडिया, इंडियन टीम, जैसे कि जसप्रीत है, हार्दिक है, और बहुत सारे लाइक कैप्टन सूर्य कुमार है। तो उनके साथ जैसे अभिषेक शर्मा है, नया बैट्समैन है, जो लाइक उनका करियर का स्टार्ट हो रहा है और वो फियरलेसली खेल रहे हैं। इट मीन्स मैनेजमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट है कि फियरलेस खेलने का और डोमिनेट करने का। उसमें सारे कोचेस, मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट से सारे हर एक लोग आ जाते हैं, तो ऑल क्रेडिट गोज टू देम। एंड हमारा एक सिस्टम है डोमेस्टिक का कि विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी है, या फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, वो बहुत स्ट्रांग है। और इंडिया ये जो टूर्स होते हैं वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज हम लोग देखते हैं कि आईपीएल में भी काफी सारे इंडिया से प्लेयर आते हैं, तो वो फियरलेसली परफॉर्म करते हैं। और ऑब्वियसली आईपीएल से इंडिया में जाते हैं तो वो मतलब फियरलेसली परफॉर्म करते हैं। तो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है केशव भाई। तो ये आई थिंक ये एक मेरा एनालिसिस था डोमेस्टिक क्रिकेट और ऑब्वियसली शिवम के लिए। बिल्कुल, आपने बात करी कि जिस तरीके से हारिस रऊफ कर रहे थे वहां पे, इशारे कर रहे थे, और पाकिस्तान की टीम जिस तरीके से खेली, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम का फोकस जो है, क्योंकि आप जानते हो ना, अपने बारे में जानते हो, अपने ओपोनेंट के बारे में जानते हो कि आपका ओपोनेंट एक अलग लीग में खेल रहा है, उसका लेवल अलग है और आप उसको मैच नहीं कर पाओगे। तो आपको अपनी ऑडियंस को कुछ देना है ना, सो दैट आपकी ऑडियंस आपके परफॉर्मेंस पे बात ना करे, आपकी हरकतों पे बात करें। तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर इस तरह की हरकतें की जा रही हैं, ताकि वो जो क्रिटिसिज्म पाकिस्तानी क्रिकेट या पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हो, उसके बजाय लोगों का ध्यान जो है, वहाँ की जो आवाम है उसका ध्यान इन सब चीज़ों पे ज़्यादा रहे। एक्चुअली मैं क्रिकेट की बात करूं केशव भाई, तो मेरे को लगता है कि क्रिकेट पे ज्यादा ध्यान दे वो बेहतर है, क्योंकि उन लोग का भी यंग टीम है। उन लोग को भी मतलब पाकिस्तान टीम को भी चाहिए कि ये टीम अच्छा करे। तो ये सब चीजें, ये डिस्ट्रैक्शन है जो एक्चुअली मैच पे नहीं आने चाहिए। क्योंकि मैं एज अ क्रिकेटर मैं जितना खेला हूँ कि, और बाकी सारे बहुत सारे क्रिकेटर्स है जो खेलते हैं, तो हमेशा वो ट्राई करते हैं कि डिस्ट्रैक्ट ना होए। तो ये डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि आप एक नया टीम बना रहे हैं, बहुत ही यंग टीम है, तो उसके लिए आपका जरूरी है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, क्योंकि आपको परफॉर्मेंस पे भी ध्यान देना है और बाकी सब चीज़ों को थोड़ा साइड में रखना है। तो इट ऑल कम्स फ्रॉम मैनेजमेंट और कोचिंग, कोचेस, और मतलब जो भी है रिस्पॉन्सिबल। सो आई थिंक मैं जितना जानता हूँ क्रिकेट के बारे में, मैं उतना ही बोलना चाहूंगा कि क्रिकेट पे ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी टीम है कि वो मतलब कि कभी भी कम बैक कर सकती है। मतलब हम लोग ने पास में भी देखा है, पर वो एबिलिटी को साइड में रख के आप दूसरी जगह ध्यान दोगे तो वो आपका एबिलिटी पे मतलब फोकस ही नहीं रहेगा। तो आई थिंक दैट्स द क्वेश्चन दैट दे हैव टू आस्क टू देमसेल्फ ओनली। पाकिस्तान एक नई टीम बना रही है, वहाँ नए कोच आए हैं, माइक हैसन को बुलाया गया है। जो सीनियर मोस्ट प्लेयर्स थे, बाबर आजम हो, रिजवान हो, उनको ड्रॉप किया गया है ना, और कुछ युवा प्लेयर्स को, यंगस्टर्स को लाया गया है। बट प्रियांक भाई, आप मुझे ये बताइए कि अब जो है T20 क्रिकेट का जो टेम्पलेट है पूरी तरीके से बदल गया है। पिछला जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद भारत ने भी कुछ बदलाव किए, और जिस तरीके से अभिषेक खेल रहे हैं, संजू हैं, या फिर सूर्या भाई की पूरी टीम खेल रही है, तो एक अलग ब्रांड की क्रिकेट खेलती है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान उसमें बहुत लैग कर रहा है। अभी भी वहां मैं देख रहा हूँ, जो प्लेयर्स हैं उनके स्ट्राइक रेट 115, 120, 125 ही, तो कैसे मैच कर पाएगी पाकिस्तान की टीम? आई थिंक उसमें हमारा वही है कि हमारे प्लेयर्स का बहुत बड़ा रोल है कि वो लेवल पे क्रिकेट को ले जाना, और जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है ये प्लेयर को ऐसे सक्षम बनाने के लिए कि वो लेवल पे पहुंच पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट गोज टू ऑल दोज प्लेयर्स जो ऐसा सोचते हैं कि दे कैन बीट टू एनी एनी ऑफ द टीम इन द वर्ल्ड। तो वो एक चीज है। और बाकी पाकिस्तान के बारे में बताए तो उनका फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है जितना हमारा है।
और मेरे को जितना पता है बांग्लादेश का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उधर मैं काफी बार गया हूँ उधर। डोमेस्टिक के मैचेस इतने कम्पिटिटिव होते हैं। और पाकिस्तान में वही है कि वो लैग कर रहा है। और आपने जैसे बताया नए कोच आए हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक नई टीम को कैसे प्रिपेयर करवाना है। तो आई थिंक वही है कि ऑल क्रेडिट गोज टू आवर प्लेयर्स, कि जो डे इन एंड डे आउट दे वर्क वेरी हार्ड। जैसे आपने बताया कि सूर्या कुमार, अभिषेक शर्मा, संजू है, कोई भी प्लेयर है वो इतना फियरलेसली खेल रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अ, ये फियरलेस खेलने में कितना रिस्क है और रिवॉर्ड भी कितना है। तो वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, वो काफी कुछ चीजें वो मैनेज करके खेल रहे हैं। आपने देखा होगा कि सूर्या भी जो खेलता है, तो उनका गेम ऐसा है कि वो रिस्क ज्यादा लेते हैं, पर आपने देखा होगा कि वो कन्वर्ट भी ज्यादा करते हैं। जैसे कि वो एक बार 30-40 पे जाते हैं तो 70-80 करते हैं, या फिर मैच को जिता के आते हैं। तो ये सब है, ये एक्सपीरियंस सिखाता है, जो डोमेस्टिक से आता है एक्सपीरियंस, जो आईपीएल से आता है, जो आता है कि खुद को करने की एक क्षमता है, कि या खुद को कुछ करने की एक एक धगश है, तो वो इधर से आता है। तो वो सब चीजें लैक कर रही है पाकिस्तान टीम में। तो इट ऑल शुड कम फ्रॉम डोमेस्टिक ओनली। तो वो स्ट्रक्चर को थोड़ा रिफाइन करना पड़ेगा। दैट इज व्हेन दे एबल टू compete विथ आवर टीम। यस, ग्रास रूट लेवल पे उनको काम करना पड़ेगा अभी। लेकिन जैसे पाकिस्तान की टीम खेली है अभी, खास करके सुपर 4 में इंडिया के खिलाफ जैसे खेली, क्या बाकी टीमों के लिए, इन दैट सेंस कि बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए कहीं ना कहीं क्या खतरे की घंटी है? आप मानते हैं कि पाकिस्तान की टीम थोड़ा और पुश करेगी और मे बी फाइनल में भी पहुंच सकती है? आई थिंक बांग्लादेश और श्रीलंका भी अच्छा ही खेल रही है। उनका पॉजिटिव वही है कि जैसे कि डिफेंडिंग चैंपियन है श्रीलंका। और बांग्लादेश जैसे कभी भी किसी को भी मतलब सरप्राइज कर सकती है। जैसे उन्होंने भी काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, जैसे मेहदी हसन है, लिटन दास है, और वो काफी कुछ अच्छा करते हैं। दे नो दिस गेम रियली वेल, क्योंकि वो इतने साल से खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। उनको पता है कि अपनी स्ट्रेंथ क्या है। तो और मेरे को जितना पता है बांग्लादेश क्रिकेट के बारे में, वो गिव अप नहीं करते, कभी भी कभी ना कभी वो मतलब कम बैक कर लेता है। और व्हेन इट कम्स टू श्रीलंकन टीम, हम लोग ने यही टूर्नामेंट में देखा कि वो मतलब कंसिस्टेंटली अच्छा करते ही आ रही है। तो आई थिंक बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों ही अच्छी टीम है। वो डेफिनेटली पाकिस्तान से compete कर रही है अभी। और वी डोंट नो कि मतलब फाइनल में कौन आएगा, बट डेफिनेटली इंडिया तो है ही, पर आई वुड से कि शायद तक पाकिस्तान को सरप्राइज कर सकती है ये दोनों टीम में से कोई। ओके। इंडिया जिस तरीके से खेल रही है, वी आर ऑल्सो ऑल्सो हाई ऑन कॉन्फिडेंस। हमें लग रहा है कि श्योर शॉट है, भारत फाइनल में पहुंच ही जाएगा। बट डू यू सी एनी कंसर्न कि अगर मान लीजिए अभिषेक शर्मा का ये टूर्नामेंट बहुत बढ़िया रहा है, अच्छे स्टार्ट्स उनको मिले, लास्ट मैच में हमने देखा उन्होंने कन्वर्ट भी किया उस स्टार्ट को, क्या अगर टॉप ऑर्डर किसी दिन हमारा कोलैप्स कर जाए तो? संजू सैमसन अभी मिडिल ऑर्डर में नए नए ही आए हैं, उनको रिप्लेस किया है शुभमन गिल है टॉप ऑर्डर में। तो वो भी थोड़ा फंसे हुए लगे हमें, दो मैचों में एक हाफ सेंचुरी उनकी आई जरूर। क्या कोई बड़े मैच में आप कोई कंसर्न देखते हैं इंडिया के लिए कि वी आर थ्रू, मतलब शॉर्ट शॉट मान कर चलें कि हमारा तो पक्का है? आई थिंक आपने बैटिंग के बारे में बताया, तो मेरे को ऐसा कंसर्न नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसे अभिषेक और शुभमन टॉप ऑर्डर में डोमिनेट कर रहे हैं, केस वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप रिस्क वाला गेम खेल रहे हो, तो ऑब्वियसली कभी ना कभी वो मतलब आपके साइड कन्वर्ट नहीं होगा। तो हमारे साथ ऐसे बैट्समैन भी है, जैसे कि हार्दिक है, पीछे अक्षर है, फिर शिवम है, तो उनका भी अभी तक ऐसा रोल नहीं आया है सच। मतलब पूरे टूर्नामेंट में एक आध दो बार आया होगा। बट संजू की बात करें तो ऑब्वियसली संजू के लिए भी एक अच्छा गेम आ जाएगा, अगर इन केस शुरुआत में कॉलअप्स होता है तो। क्योंकि उनको भी चाहिए कि एटलीस्ट दैट 5-6 बॉल, लाइक आई एम नॉट सेइंग के 5-6 बॉल डॉट वाला, बट उनको थोड़ा वो बफर पीरियड मिल जाएगा, और उसके बाद
संजू एक ऐसे बैट्समैन है कि वो डेफिनेटली कन्वर्ट कर सकते हैं बड़ी इनिंग में। और वो ऐसे बैट्समैन है कि कभी ना कभी वो मतलब इनिंग को या फिर मैच को ऐसे पलट देते हैं कि वो अपने फेवर में ही आ जाता है। तो इसीलिए आई थिंक मैनेजमेंट ने भी ऐसा ही डिसाइड किया है कि उनको मिडल ऑर्डर में रखा है, क्योंकि सब जानते हैं कि उनकी एबिलिटी क्या है। सो आई थिंक मेरे को कोई कंसर्न नहीं लग रहा है व्हेन इट कम्स टू बैटिंग, क्योंकि हमारे पास जो भी बैट्समैन है वो हर एक रोल प्ले करते हैं। जैसे कि स्ट्राइक रेट को, एक तो स्ट्राइक रेट का बॉक्स टिक करते हैं, फिर जब भी ऐसी सिचुएशन आती है उसमें थोड़ा आपको सोच के खेलना पड़ता है कि एक दो विकेट चली गई है। तो मतलब हर एक रोल प्ले कर सकता है हर एक बैट्समैन। आपने अक्षर को भी देखा होगा कि अक्षर भी चार मतलब 3-4 पे आके उन्होंने लंबी इनिंग खेली है। तो हम्म। शिवम भी है जो सीएसके के लिए काफी लंबी इनिंग मतलब काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुके हैं। और हार्दिक का तो हमको सबको पता है कि वो कभी ना कभी ऐसी गेम मतलब गेम ही पलट देते हैं, अपने फेवर में ही पूरा आ जाता है। तो आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ऑब्वियसली परफॉर्मेंस ऐसी चीज है कि कभी ना कभी कोई भी साइड चला जा सकता है। बट मेरे को कोई कंसर्न नहीं लग रहा है कि इनकेस टॉप ऑर्डर में कुछ होता है तो पीछे है हमारे बैट्समैन की वो संभाल सकते हैं। यस डेफिनेटली, मतलब इंडिया इज लकी टू हैव 11 मैच विनर्स, है ना। राइट। बट ये बताइए, पिछले साल हम जब श्रीलंका के टूर पे गए थे, है ना, तो श्रीलंका ने हमें सरप्राइज किया था। ओडीआई सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि ये फॉर्मेट अलग है, लेकिन श्रीलंका की टीम भी काफी बैलेंस्ड नजर आ रही है, अच्छी टीम बनती हुई दिख रही है। क्या चौंका सकती है हमें श्रीलंका की टीम? क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ तो खेल चुके हैं, पहले भी खेल चुके थे ग्रुप स्टेज में, श्रीलंका से हम नहीं खेल रहे हैं। आई थिंक श्रीलंका अच्छी टीम है, बट वी आर आई थिंक अभी जो कॉन्फिडेंस लेवल जो मेरे को दिख रहा है ग्राउंड पे या फिर जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस अभी काफी कुछ बेहतर लग रहा है हमारी टीम में। और श्रीलंका डेफिनेटली अच्छा खेल रही है। वो एक मोमेंट पे शायद तक आपको ऐसा महसूस करवा सकते हैं कि वो लोग जीत रहे हैं ऐसा कुछ। बट आपने जैसे बताया कि वी आर लकी के वी हैव 11 मैच विनर्स, तो हमारे पास ऐसे मैच विनर्स है कि कभी ना कभी वो गेम को अपनी फेवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो श्रीलंका में भी जैसे हसरंगा है या फिर निशांका है, वो काफी कुछ अच्छा खेल रहे हैं, वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। और आई थिंक चौंका तो नहीं सकते, बट आई वुड से कि एक मोमेंटरी हम लोग को ऐसा सोचने पे मजबूर कर सकते हैं कि हम लोग जीत रहे हैं। बट ऑब्वियसली वी कैन डेफिनेटली पुल इट ऑफ फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है प्रियंक भाई, आप हमसे जुड़े और अपना कीमती समय हमें दिया। मज़ा आया आपसे बातचीत करने के दौरान, और आपके जो इंसाइट्स मिले, निश्चित तौर पर हमारे जो फैंस हैं क्रिकेट के और लिसनर्स व्यूअर्स जो हमारे इस पॉडकास्ट के, उनको भी कुछ वो क्लियर इंसाइट्स मिले हैं। और आगे भी जुड़ते रहेंगे आपके साथ, जूम पे जब भी होगा अपन मौका मिलेगा आपके साथ जुड़ेंगे, पॉडकास्ट करेंगे। अभी एशिया कप का फाइनल भी है संडे को, राइट। तो मंडे को अगर आपकी उपलब्धता हुई तो अपन फिर से एक बार कनेक्ट श्योर। करेंगे, और है ना, एशिया कप के फाइनल को डिस्कस करेंगे, उसकी एनालिसिस होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच केशव भाई, थैंक यू सो मच। शुक्रिया आप सभी का इस पॉडकास्ट को देखने के लिए, सुनने के लिए। हमारी बातचीत ये कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जो लोग सिर्फ ऑडियो पे हमें स्पॉटिफाई पे, एप्पल पॉडकास्ट पे, जियो सावन पे या फिर आज तक के ऐप पर सुन रहे हैं, वो लोग हमें मेल कर सकते हैं radio@aajtak.com पर। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आज तक रेडियो को, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग आते हैं, हर बार कई ऐसे लोग आते हैं जो पहली बार पॉडकास्ट से जुड़ रहे होते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब बहुत कम करके जाते हैं। तो आपको अगर पसंद आ रही है बातचीत तो आप लोग सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया। बल्ला बोल।